नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर सुबह 11:15 बजे पहुंचेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ को लगभग 7,600 करोड़ की लागत से लगभग 10 परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से खास बातचीत की। मौजूद हैं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, जितने भी भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्टेज है स्टेज भी बनाया गया है। सुरक्षा की बात करें हमारे साथ बातचीत करने के लिए अगर तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं। पूरी व्यापक रूप से तैयारियां चल रही हैं। लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आ रहे हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उद्बोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नई ताकत का संचार होता है। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा अवसर है। 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को बेसब्री से इंतजार है, क्या कुछ बड़ी सौगात देंगे छत्तीसगढ़ वासी? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसका लोकार्पण, भूमि पूजन करना है। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, अन्य प्रोजेक्ट में भी प्रधानमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा, लाभकारी होगा। देखिए कि हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, इन्होंने बताया कि एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे और फिलहाल कल नरेंद्र मोदी जी 7 जुलाई को सुबह 10:45 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। श्री नरेंद्र मोदी जी का राजधानी रायपुर आगमन है और जिसको लेकर लगातार प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, आपने कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ तैयारी? नरेंद्र मोदी जी दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय नेता हैं, छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता हैं। उनके आगमन को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है। रायपुर पूरी तरह से सजा हुआ है, तैयारियां अंतिम चरण पर है। कल नरेंद्र मोदी जी की सभा ऐतिहासिक और यादगार होने वाली है और जो उत्साह और ऊर्जा आज लोगों में दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ी आम सभा कल विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में होने वाली है। कल कितनी की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहे? 1 लाख से अधिक लोग कल यहाँ पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ वासियों को बेसब्री से इंतजार है, क्या कुछ बड़ी सौगात देंगे छत्तीसगढ़? हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेकर वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आ रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ को उन्होंने विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए खूब मदद की है। आम गरीब से लेकर विकास के बड़े बड़े काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए किया है। तो देखिए थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो यहाँ पर कल जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं कि ओम माथुर प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं आज अंतिम चरण पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए कल प्रधानमंत्री एक बड़ी आम सभा को भी संबोधित करेंगे और IIT भिलाई का भी यहाँ से लोकार्पण करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं। देखिए जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं 2 दिन पहले SPG की फोर्स पहुंच जाती है, तो SPG की फोर्स भी 4 जुलाई को देर रात्रि पहुंची थी और उन्होंने जितने भी सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे किए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने स्टेज बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह बैठेंगे, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठेंगे और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी बैठेंगे। और देखिए फिलहाल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। 10:45 पर साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और यहां से IIT का लोकार्पण करेंगे और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। पैरामेडिकल को लेकर के छत्तीसगढ़ में विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, उन कॉलेजेस पे करेंगे, पर समझना, दो बातें आपको समझनी पड़ेगी कि मसला क्या है। बहुत सारी बातें बताई जा रही है कि 2 साल के आसपास या 1 साल के आसपास से एग्जाम नहीं हुआ है। क्या एग्जाम जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनके हाथ में है या उनके हाथ में है जिनकी यूनिवर्सिटी है या जिस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है? देखना अहम हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और एमपी में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ के बच्चों ने एमपी में जाकर के एडमिशन लिया है और एमपी यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। इस बात की ज़्यादा पुष्टि के लिए मैं कुछ विद्यार्थियों से भी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसी एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नाम क्या है? साहिल कैवर्थ। साहिल कैवर्थ, कौन सी मतलब कोर्स में आप कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं? मैं डीएमएलटी कर रहा हूँ। डीएमएलटी में कौन सा साल है आपका? ये मेरा 2nd ईयर है। सेकंड ईयर है। पहला साल कुछ कैसा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, मैं एक्चुअली श्री गजानन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रायपुर से पढ़ाई कर रहा हूँ। ये इसका जो यूनिवर्सिटी है ये मध्य प्रदेश आयुर्वेदा करके है। एग्ज़ाम अभी हम लोग का 1st ईयर बस हुआ है, 2nd ईयर में अभी पढ़ाई चल रही है। क्या एग्जामिनेशन डिले है? नहीं है? हाँ, थोड़ा सा 1st ईयर का थोड़ा एग्जामिनेशन 1-2 मंथ डिले हुआ था, बाकी फिर से लाइनअप में है। अभी क्या कुछ शिकायतें, आप अखबार पढ़ रहे होंगे, पैरामेडिकल को लेकर के बड़े बड़े आप आरोप लग रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है। क्या लगता है, आप एक विद्यार्थी, ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, या सिर्फ मिस कम्युनिकेशन की वजह से, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारा मामला जो है वो अखबारों और न्यूज़ चैनलों में चल रहा है? एक्चुअली क्या है कि कोविड के टाइम से ही हम लोग को भी मतलब कॉलेज में ऐसा सुनने को आ रहा था। बहुत सारे हम लोग भी न्यूज़ देखे हैं जो कि ये बोल रहे थे कि पैरामेडिकल सारे फर्जी वगैरह ये सब बहुत सारे आ रहा था। बट अभी रिसेंटली अभी जो है कि आ रहा है, धीरे से लाइनअप हो रहा है। और इसमें ये एक बात ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो जितने बड़े आरोप है वो सारे इंस्टीट्यूट पे लग रहे हैं, सारी चीज़ों पे लग रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है? एक्चुअली इंस्टीट्यूट की गलती क्यों नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग के क्लासेस जो है रेगुलर लग रहे हैं, इंटर्नशिप जो है वो रेगुलर हो रहे हैं, डे टू डे हम लोग को हर चीज़ के बारे में अपडेट मिलता रहता है। और इंस्टीट्यूट की गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सिटी है एमपी से बिलोंग करता है ना, तो उससे पहले का भी जो अपना बोलना चाहिए कि पहले के जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना 2020 जो कोविड टाइम के, वो भी डिले चल रहे थे। तो इस कारण से मैं ये मानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की गलती है करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल जी, आपने बताया कि किस प्रॉब्लम की वजह से सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग राय हैं। कुछ के राय इंस्टीट्यूशन के लेकर के बहुत अच्छे हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन पे भरास भी निकाल रहे होंगे बच्चे। देखना अहम हो जाता है कि क्या इंस्टीट्यूशन की गलती है या फिर गलती उन कॉलेजेस की है या यूनिवर्सिटी की है जिन्होंने एक मोटी रकम लेकर के इन बच्चों की फीस तो ले ली पर बच्चों की अभी तक एग्जामिनेशन नहीं कराए। अहम हो जाता है कि गलती किसकी है। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब चाहिए, गलती किसकी है? इंस्टीट्यूशन की है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की? और यूनिवर्सिटी की है तो कैसे है, ये भी समझा करके बताइए। यूनिवर्सिटी की गलती है, क्लास टाइम पे हो रहा है, ट्रेनिंग भी टाइम पे हो जा रहा है, एग्ज़ाम डेट भी लेट से आ रहे हैं। जी सर, एग्जाम डेट भी लेट से आ रहा है, तो पूरी गलती यूनिवर्सिटी की है। अच्छा, दूसरा अहम बात बताइए, सुनने में ऐसा है कि आप कहीं जॉब करते हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं? सर्व ट्रामा हॉस्पिटल। सर्व ट्रामा हॉस्पिटल में क्या कुछ सैलरी है आपकी? 9,671 रुपये। 9,671 रुपये। ये कितने महीनों से आप वो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? यहाँ से क्लास हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग में गए, फिर वहीं लगे हैं। यहाँ पढ़ाई होने की वजह से ही आपको जॉब लगी है? यहाँ पढ़ाई होने हुआ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के ले गए, उसके बाद फिर वहीं गए हैं। 9th मंथ हो गए अब। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या नाम है आपका? विशाल कुमार रविदास। हाँ, विशाल कुमार रोहिदास, जो ओटी के स्टूडेंट है। कौन सा ईयर है? 2nd ईयर। 2nd ईयर है। वो करीब 9 महीने से सर्व ट्रामा हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं
9,671 रुपए के बराबर है। 9,671 रुपए बराबर मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहे हैं। तो देख लीजिए कि अगर घोटाला हुआ होता तो ये सारे बच्चे बेरोजगार होते। देखिए मैं सिर्फ पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या सही में वो इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है जो इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहे? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन पे बड़ी कार्रवाई की जाती है और बिना समझे की जाती है तो हजारों हजार बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करने की शायद कोशिश ना करे, किसी को पढ़ाने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारत सरकार में भी कोचिंग को लेकर के और राज्य सरकार में भी कोचिंग को लेकर के विशेष रूप से विशेष प्रावधान कोई भी नहीं है, ना कोई विशेष लाइसेंस है। कोचिंग कोई भी खोल सकता है। और जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत सारे लोग कोचिंग के ही तरफ पढ़ करके आकर्षित होकर पढ़ाना संभव समझते हैं और अच्छा समझते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए, आपने समझाने की कोशिश की। कुछ हम और भी छात्राओं से बात करेंगे लेकर के, ताकि पर्दे और साफ हो जाए, पर्दे दर पर्दे एकदम खुल जाए, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और एक हाइट देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मुद्दा उतना बड़ा है जितना बड़ा बताया जा रहा है, या उतना बड़ा नहीं है? इसी कड़ी में हम चौथी छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला उतना बड़ा है या नहीं है। इस मामले को उतना बड़ा बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति जंघेल। प्रीति जंघेल। प्रीति जी, एक बात मुझे बताइए कि आप लोगों के कौन सा कोर्स कौन सा कर रहे हैं? ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन कर रहे हैं। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में ही आपका इंस्टीट्यूट या बाकी 22-23 इंस्टीट्यूट विवादों में चल रहे पैरामेडिकल को लेकर के। क्या कुछ जब आप खबरें पढ़ती है तो आपकी सोच क्या होती है? आप फिर कैसे सोचते हैं? एक छात्रा के रूप में आप क्या देखते हैं कि अब हमारा जो जीवन है वो अंधेरे में चला गया, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, या हमने गलती कर दी, हमें उन्हीं में लेना था जो कॉलेज छत्तीसगढ़ से रजिस्टर्ड है? क्या कुछ सोचते हैं? एक आम छात्रा पैरामेडिकल को लेकर के क्या सोचती है, वो मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अखबारों में ये खबरें चल रही है। सबसे पहले तो हमें बहुत डर लगता है कि हमारा भविष्य अंधेरे में ना चला जाए करके, क्योंकि मेरे तो पिताजी फार्मर हैं और उनका पैसा बर्बाद ना हो जाए करके, और मेरा जो ईयर है वो बर्बाद ना हो जाए करके, यही सब सोच के डर लगता है। सबसे पहले ये पढ़ती हूँ तो कहीं ये फ्रॉड थोड़ी ना है, ऐसा सब करके ना ऐसी डर लग जाते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट तो वो फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड तो यूनिवर्सिटी अगर हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं तो वो सबकी जिम्मेदार ये इंस्टीट्यूट नहीं होगा, यूनिवर्सिटी होगा। वो कैसे यूनिवर्सिटी होगा? फीस वगैरह, चीजें वगैरह, एडमिशन तो आपने यहाँ लिया, क्योंकि एग्जाम तो वहाँ यूनिवर्सिटी में होगा ना सर। यहाँ तो सर लोगों का जिम्मेदारी है कि यहाँ शिक्षा देना काम है, पर एग्जाम तो हमारा वही यूनिवर्सिटी होगा ना। अगर यूनिवर्सिटी सही टाइम में हम लोगों का टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं कर रही है तो ये इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की गलती है। जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, अधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, क्या लगता है कुछ? अगर कुछ फ्रॉड निकला तो कार्यवाही तो की ही जाएगी। इसको किस पे की जाए कार्रवाई? इंस्टीट्यूशन पे की जाए या फिर यूनिवर्सिटी पे की जाए? यूनिवर्सिटी पे की जाए। क्यों यूनिवर्सिटी पे की जाए? पढ़ तो आप यहाँ रहे हैं। क्योंकि हमारा तो एग्जाम प्रिपरेशन वही होगा ना, वही से हमारा सर्टिफिकेट आएगा एग्जाम का। इस कड़ी में हमारे साथ एक छात्रा और जुड़ चुकी है, लालिमा चंद्राकर। वो भी ओटी टेक्नीशियन है। समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम लालिमा चंद्राकर है, मैं फर्स्ट ईयर ओटी टेक्नीशियन की स्टूडेंट हूँ। आपने ये कोर्स करने का क्यों समझा? ऐसा क्या लगता है आपको ओटी में? ऐसी क्या चीजें हैं कि आपने सिर्फ यही कोर्सेस चूज की? और भी बहुत सारी चीजें थी। प्लस तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, और सेकंड पैरामेडिकल जो कोर्सेस हैं वो इजली भी लगता है, और शुरू से ही मेडिकल फील्ड में जाने का ड्रीम था। तो आपने बोला कि मेरा पहला तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब कैसे, क्या? मेरी जो मम्मी है वो सिंगल पेरेंट्स है, तो जितना अफोर्ड कर पाती हैं मैं उतना ही उसको भी एक तरफ ध्यान देके मैं ये पैरामेडिकल कोर्स कर रही हूँ। और जिस तरीके से मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ कि पैरामेडिकल को लेके 3-4 दिनों से खबरें लगातार बढ़ रही है कि घोटाला हुआ है, बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चों को एग्जाम नहीं कराई जा रही है। मैं भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्या चलता है? सारी गलती इंस्टीट्यूशन की है फिर, या उन यूनिवर्सिटी की है जहां पर आपने एडमिशन लिया है? नहीं, गलती यूनिवर्सिटी की नहीं है,
सॉरी, गलती इंस्टीट्यूट की नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि अभी कोरोना काल के समय में जितने भी जो बहुत सारे पैरामेडिकल एग्ज़ाम को डिलेट कर दिया गया था, तो अभी जो हम लोग के एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी की गलती है। ये इन खबरों को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से अखबारें छाप रही है पैरामेडिकल में हुआ है बड़ा घोटाला, इन खबरों को जब ये खबरें आप देखती है तो आपको डर नहीं लगता कि मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर, मेरा पैसा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो जो इंस्टीट्यूट के टीचर हैं वो हम लोग का मतलब मदद कर रहे हैं, हम लोग को टाइम में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो उससे हम लोग को बेरोजगारी का तो कोई मतलब रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल में ड्यूटी मिल जा रही है और समय में अब जैसे सर लोग बोल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग भी अब देख रहे हैं, तो हम लोग का टाइम टेबल भी आने वाला है अब। आपका एकदम क्लियर सवाल पूछता हूँ, आप एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचती है, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ? एकदम साफ तौर पे बता दीजिए। अभी तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं तो घोटाला नहीं हुआ है। खुद छत्तीसगढ़ बन गया तो क्या सिर्फ सड़कें बनी, कॉलेजेस बनी, एम्स बनी, एनआईटी बनी, आईआईटी बनी, उसके बाद क्या डीएमएलटी के लिए, एक्सरे के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, डिग्री के लिए क्या कॉलेजेस नहीं बने? ये तो आज हमें पता चल रहा है इंटरव्यू लेने पर कि यहाँ पे बहुत सारी संसाधनों का, बहुत सारी कोर्सेज का, बहुत सारी कॉलेजेस का अभाव है। समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एमपी में क्या और छत्तीसगढ़ में क्या है। जहां पर भूपेश बघेल ये बात करते हैं कि हम किसानों के साथ है, हम महिलाओं के साथ है, हम सशक्तिकरण के साथ है, हम छत्तीसगढ़िया के साथ है, तो क्या वो विद्यार्थियों के साथ नहीं है? क्या वो विद्यार्थियों के लिए सोचा नहीं जा रहा है? क्या इसलिए नहीं सोचा जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, ये बहुत बड़ा पोजीशन नहीं है? क्या यही फर्क है? क्या इसी फर्क के चलते भूपेश बघेल या फिर जो कांग्रेस की सरकार है वो इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पा रही है? हमारे साथ सृष्टि इंस्टीट्यूट के, कोचिंग के, ट्यूशन के, साफ शब्दों में बता दूं मैं, मालिक जुड़ चुके हैं। नाम है गांगुली जी। गांगुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर न्यूज में। दो तीन बातें मैं समझना चाहूंगा। कोर्सेज को लेकर के 2-3 दिनों से आप विवाद में हैं, कोर्सेज विवाद में हैं, कॉलेजेस विवाद में हैं, इंस्टीट्यूशन विवाद में है, बहुत सारी चीजों पे आप रोशनी डालिए। ऐसी क्या वजह है कि बच्चे एमपी में जाके एग्जाम दे रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि बच्चों को यूपी में कोर्सेज कराई जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ में शिक्षा के संसाधनों का अभाव है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। पर क्या होता है कि यहाँ पे शुरू से ही देखा गया है कि 1 साल का सीएमएलटी कोर्स चलता है। यहाँ पे चाहे ऑर्थोलॉजी हो, चाहे डीएमएलटी हो, नाम तो डीएमएलटी देते मगर 1 ईयर का कोर्स है। बच्चे चाहते हैं कि मैं पैथोलॉजी काम करते करते मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डीएमएलटी हमारा जो कोर्स है वो बैचलर कोर्स है, डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो जिन पहले इसको टेक्नीशियन की जगह से टेक्नोलॉजी कहा है, डीएमएलटी को डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नीशियन कहा जाता है। तो क्या होता है कि बच्चे चाहते हैं कि टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, ऑपरेशन करते हुए देखे, तो किसी कोई बच्चा बोलता है मैं ओटी करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन देखा है, वो पिक्चर में देखा है। कोई बच्चा सोचता है कि मैं एक्सरे कर लूं, एक्सरे में डिमांड है, कोई डायलिसिस में करना चाहता है। कुछ बच्चे जो है हमारे पास आते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए। बैचलर लैब टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है सर कि बच्चा अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेकर 12th के बाद, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पे 23 में आया
23 पे आने के बाद वो बच्चा अगर हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करता है, तो ग्रेजुएशन कोर्स है, इसमें 2 बेनिफिट उसको मिलता है। पहला बेनिफिट ये मिलता है कि फर्स्ट ईयर में वो पढ़ लेता है हमारे यहाँ पे। फिर हमारा जो सिस्टम है सर, हम सवेरे 9 बजे से लेकर फिर 1 बजे तक कराते हैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई। उससे क्या होता है, उसको इंटर्नशिप मिल जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनको स्टाफ की जरूरत होती तो उनको रख लेते हैं, उसकी एवज में उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। उस पैसे से वो पढ़ाई भी कर लेता है, अपना वर्क भी कर लेता है, उससे उसको नुकसान नहीं होता है। तो 3 साल के बाद अगर बच्चा अगर ये चाहेगा कि मेरे को यूपीएससी देना, सीजीपीएससी देना, बैंक का एग्जाम देना, रेलवे का एग्जाम देना, तब भी वो दे सकता है। एमएससी करना है, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी होता है, तो एमएससी अगर उसको करना है 2 साल का, पीजी करना है, तो हमारे यहाँ अवेलेबल है एमएलटी, मास्टर डिग्री है इसको बोलते हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद वो पीएचडी भी कर सकता है। सर पूछ रहा हूँ, कितने साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं? सर ये देखिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट है 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गए जी सर। 9 साल में आपके बच्चे कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं या कहीं नहीं नौकरी कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ से जो भी बच्चा निकलता है सर, हम जिसको भी बुलाएंगे, एम्स चले जाइए सर, एम्स में हमारा कम से कम सबसे ज्यादा बच्चा। टेलीविजन पे बोल रहे हैं आप? एम्स पूरा देश देख रहा है। 101%। एम्स का नाम ले रहे हैं, बड़ी संस्था का नाम ले रहे हैं। एम्स का नाम बोल रहा हूँ मैं। एम्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहां नौकरी कर रहे हैं, हमारे 99% बच्चे हमारे वही हैं एम्स में। दूसरा डीकेएस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बड़ा नाम है रायपुर शहर का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात ना बोले जो गलत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल। बड़ी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बड़ी संस्थाओं को जोड़ रहे हैं। आपको बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे वहां भी नौकरी कर रहे हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट संस्था में सबसे बड़ा जो जगह है जिसको बोलते हैं रायपुर शहर के अंदर में, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है गंगा डायग्नोस्टिक सेंटर, वहां का डिपार्टमेंट हमारा बच्चा संभालता, जिनका कई बच्चे हमारे वहां पे पचपड़ी नाका कलश मॉल के आगे। बिल्कुल, वहां भी आप प्रूफ कर सकते हैं हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, एमएमआई में नौकरी कर रहे हैं। 3 संस्थाओं का नाम लिया आपने, एम्स, डीकेएस और गंगा डायग्नोस्टिक, बड़ी तीनों संस्था है। एमएमआई में चले जाइए, वहां मिल जाएंगे। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी में चले जाइए, वहां मिलेंगे। पैथ केयर में चले जाइए, पूरे बच्चे हमारे मिलेंगे। सीपीएल चले जाइए, सीपीएल पे हमारे बच्चे मिलेंगे। इसीलिए आपने घोटाला कर दिया? नहीं, मैंने घोटाला नहीं किया सर, मैंने तो एजुकेशन लाइन में उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाया। पहले क्या होता था सर, ये बच्चे 65,000 रुपए भर रहे हैं। 65,000 रुपए सर, देखिए कितना इजी करके साल का 1 लाख, देखिए 65 साल में वो देखिए 2 लाख के आसपास भर रहे हैं। हाँ, वही बात है। गवर्नमेंट का फीस क्या है मध्य प्रदेश का? गवर्नमेंट का फीस है 56,000 रुपए। गवर्नमेंट का फीस है 56,000 रुपए साल की। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, वहां पे गवर्नमेंट ने फीस रखा है, उसका फीस का कीमत कितनी है? 56,000 रुपए। और 48,000 रुपये डिप्लोमा का फीस रखा है। 2 साल का फीस रखा है 48,000 रुपए, और बैचलर का कोर्स का रखा है 56,000 रुपए। 3 साल का नहीं, 56,000 पर ईयर। 56,000 पर ईयर, है ना? तो मैं 65,000 रुपये पहला साल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे क्लिनिकल वो टेस्ट कराना रहता है, केमिकल लगता है मेरे को, लाइब्रेरी हमारी फ्री है, हमारा ट्रांसपोर्टिंग फ्री है। ट्रांसपोर्टिंग में क्या होता है सर, कोई बच्चा मेरे पास आया, गरीब बच्चा है, वो कैसे जाएगा एमपी? आप किसको गरीब बोल रहे हो जो 65,000 रुपए नहीं दे सकता? सुनिए मेरी बात को, वो 10,000 रुपये देकर एडमिशन लिया, और उसके बाद उनके घर वालों को मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, आप कभी भी मुझे 10,000, 12,000 एक साल में कोई पैसा मत दे, हमें 2,000, 3,000, 4,000 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। आपके घर में सुविधा के हिसाब से पेमेंट करिए। जिस महीने में आप नहीं दे सकते उस महीने में मत दीजिए। और मेरा संस्था जो है जल शिशु वेलफेयर सोसाइटी, मैं हर साल 25 से 30 वेलफेयर सोसाइटी एक तरफ लिखते हैं, आप 9001 और 2008 एक तरफ लिखते हैं। अब मुझे ये समझाइए कि 9001 2008 जो ISO सर्टिफिकेट है वो किस लिए दिया जाता है? ये देखिए हमारे ये क्वालिटी के लिए दिया जाता है, ये किसी एजुकेशन के लिए नहीं दिया जाता है। तो आपने एक अलग से सर्टिफिकेट जाकर के ISO जो लेते हैं वो होटल्स लेते हैं, कॉलेजेस वगैरह नहीं लेते हैं। नहीं, क्या होता है सर, मैंने कभी गया नहीं किसी के पास। अब ISO सर्टिफिकेट वाले खुद आए थे, बोले सर आपका काम अच्छा लगा, मैं आपके यहाँ पे काम देखा, मैं आपको ISO सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ। अब देखिए कोई बच्चा जैसे आपने ISO सर्टिफिकेट खरीद लिया? नहीं, खरीदा नहीं मैंने, उन्होंने दिया है, उन्होंने मुझे दिया है वो चीज को, सर्टिफिकेट करवाया, तो मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं किया, दोबारा मैंने उसको डिलीवर भी नहीं करवाया। आपको मैं सही बात बता देता हूँ। मैंने आपके स्टाफ से भी एक अहम सवाल पूछा था, और एक अहम सवाल आपसे भी पूछता हूँ। एडमिशन फॉर्म का 2nd पन्ना, कार्ड नंबर 1 लाइन नंबर 3,
आप साफ लिखते हैं कि मैं कॉलेजेस के बिहाफ में एडमिशन लेता हूँ। अब बड़ी बात नहीं लिख रहे हैं। आपको किसने ऑथराइज किया एडमिशन लेने के लिए? आपको किसने परमिशन दिया एडमिशन लेने के लिए? आप कोचिंग में कोचिंग क्यों नहीं पढ़ाते? आप एडमिशन लेके बच्चे की 56,000 रुपए जाते रहेंगे। मैं काउंसलर हूँ, मैं काउंसलर रहा। आप तो कोचिंग में बोल रहे हैं, काउंसलर बोल रहे हैं। नहीं, मैं काउंसलर भी हूँ, कोचिंग सेंटर भी हूँ। कोई बच्चा अगर मेरे पास आएगा, सर आप बताइए कौन से पॉइंट में लिखता है कि मैं काउंसलर हूँ, कोचिंग भी है? आप अपनी अगर आपने अपना ब्राउचर पूछा है तो ये लाइन कौन से पॉइंट में है? सबसे ऊपर में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर में कौन से पॉइंट में? सबसे ऊपर फ्रंट पेज में हमने डाल दिया है कि हम कोचिंग क्लासेस है। आप कोचिंग क्लासेस लिखते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट एडमिशन फॉर्म के सेकंड नंबर कॉलम नंबर फर्स्ट, लाइन नंबर सेकंड नंबर कॉलम में जो आपने कॉलेज, आपने बहुत सारी चीजें लिखी। मैं कोचिंग भी हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, मैं एडमिशन करता भी हूँ, बहुत सारी लाइनें आपने लिख दी एक ही लाइन में। मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि मैं एक्चुअल में क्या है आपको बताना चाहता था कि मेरे जो सेकंड नंबर कॉलम को आपने पकड़ा कि मैं कॉलेज के लिए मैं एडमिशन लेता हूँ। तो कॉलेज के लिए पहले 2000 मैं जब 9 साल पहले जब मैंने कॉलेज चालू किया था, तो आप अभी भी टीवी में कॉलेज ही बोल रहे हैं? नहीं, कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ जिस कॉलेज के लिए मैं काम चालू किया मैंने पहले मैं क्या हुआ था कि पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी। ओके। एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी 4 साल पहले बनी मध्य प्रदेश में। ओके। पहले रानी दुर्गावती से काम होता था। ओके। रानी दुर्गावती हमारे सिस्टर कंसल्ट को उन्होंने एफिलिएशन दिया हुआ था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पैरामेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, उनका एफिलिएशन था। तो वो मेरे बड़े भाई हैं। अब उन्होंने बोला गांधी जी ऐसा है, आप भी थोड़ा बहुत बच्चा उनको भेजा करो, अपने क्षेत्र से भेजा करो, पैसा बनाया करो। नहीं पैसा मैं तो आपको बताया ना 56,000 रुपये जिसका फीस है गवर्नमेंट का। अब 56,000 में अगर मैं 65,000 रुपये ले रहा हूँ सर, पहला साल में सिर्फ 9,000 रुपये ले रहा हूँ। दूसरा साल मेरा यहाँ का फीस है 60,000 रुपये, जिसमें मैं 4,000 रुपये ले रहा हूँ। तीसरा साल का फीस है सर 60,000 रुपये, मैं 4,000 रुपये ले रहा हूँ। उसमें आना जाना रहना खाना सब मैं फ्री करता हूँ सर। कहाँ से पैसा आता है ये सारा मैनेज करने के लिए? इसके लिए इन सारा चीज अगर आप घाटे में चल रहे हैं, पैसा कम है। घाटे में मैं नहीं चल रहा हूँ सर, मुझे वहां पे 48,000 रुपीज देना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 48,000 रुपीज और स्टूडेंट देना रहता है, एग्जाम फीस अलग से देना रहता है, और बाकी जो मुझे बचता है सर हम उससे मैनेज करके चलते हैं। अहम सवाल कि जिस तरीके से 2-3 दिनों से आप पे आरोप लग रहे हैं, कॉलेजेस पे आरोप लग रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, आरोप तो लगता था और लग रहा है। प्रदीप साहू जी ने भी हमारे ऊपर आरोप लगा के रखे हुए हैं, है ना। आपने बैठ के बात करने की कोशिश नहीं की उनसे? मैं इसलिए बात करने की कोशिश नहीं कर पाया क्योंकि मैं उन व्यक्ति को मैं पहचानता नहीं था, और उन्होंने कभी मुझे पर्सनली मैं कभी फोन करके ये नहीं बोला कि गांधी जी आपसे मिलना है। अगर मिलना चाहते थे तो मैं जरूर बोलता कि आप आइए सर, आप आइए मेरे पास, आइए बात करिए, देखिए अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को उसको 10 दिन बाद वो खुद ताला जड़ने का काम करेंगे उन इंस्टीट्यूशनों में जो गलत तरीके से चला रहे हैं। देखिए सर, अभी मैं आपको क्या बताया, आपने बच्चों से भी पूछा, सबसे पूछा, है ना। मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं हूँ। मैं कोचिंग क्लास के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पढ़ाई करती है। आपने बोलेंगे कि वहां से 75% का कहाँ से आपका वो आ रहा है, तो ऑनलाइन एग्जाम पर पढ़ाई होती है उनका 75%। अहम सवाल था कि उसको आप मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के तो नॉर्म्स है कि 75% आपकी प्रेजेंट ही होनी चाहिए, 25%, तो क्या आप ऑनलाइन प्रेजेंट ही लगाते हैं? हाँ, ऑनलाइन होता है। क्यों होता है सर, बता देता हूँ। इतने गरीब बच्चे सर, इतने अच्छे बच्चे सर, मैं बता रहा हूँ सर, मेरे को रोना आ जाता है, इतने अच्छे लिखते हैं वो। 25 बच्चे 30 बच्चे जिनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उनकी कॉपियां देखेंगे सर आप खुश हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, ऐसे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो सब कहाँ जाएंगे बच्चे।